टीओटी मॉडल टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मॉडल। अप फ्रंट जो शुरुआत में टोटल पेमेंट करो। टीओटी मॉडल टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मॉडल पहले से चल रहे राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण मोनेटाइजेशन के लिए इस मॉडल को लागू किया गया है। इस मॉडल के अंतर्गत निजी कंपनियों द्वारा संबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अपफ्रंट भुगतान किया जाता है और सरकार द्वारा 30 वर्ष की समय अवधि के लिए उन्हें सौंपा जाता है। 30 वर्ष की समय अवधि में निजी कंपनी संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग का संचालन और रखरखाव करती है तथा प्रयोक्ता शुल्कों की वसूली करती है। 30 वर्ष पूरे हो जाने पर निजी कंपनी संबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों को वापस लौटा देती है। इस मॉडल से प्राप्त धन का निवेश सरकार द्वारा इंफ्रा क्षेत्र में ही किया जाता है। इस मॉडल के अंतर्गत भारत के लगभग 75 राष्ट्रीय राजमार्गों को लाए जाने की योजना। भारत में इनवीआईटीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स की अवधारणा को लागू करने से टीओटी मॉडल को बढ़ावा मिलेगा और इन्विटीज म्यूचुअल फंड की समान होती है, लेकिन इनके द्वारा निवेश शेयर बाजार में नहीं होकर इंफ्रा परियोजनाओं में किया जाता है और इनके द्वारा कम से कम 80% निवेश राजस्व प्रदान करने वाली इंफ्रा परियोजनाओं में किया जाता है। यूआईटी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एनआईपी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन रिलीज दिसंबर 2019 सामाजिक और आर्थिक इंफ्रा परियोजनाओं का एक समूह जिसे 5 वर्ष की समय अवधि में लिया जाएगा। समय अवधि 5 वर्ष 2020 से 2025। टास्क फोर्स जिसने सुझाव दिया अट्टन्नू चक्रवर्ती। चौथा इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड इंफ्रा परियोजनाओं की प्रगति के बारे में रियल टाइम सूचना देने वाली वेबसाइट। 5 प्रस्तावित निवेश का स्तर 111 लाख करोड़, घोषणा शुरू में 102 लाख, परियोजना की संख्या 7400, भागीदारी का स्तर केंद्र सरकार 39%, राज्य सरकार 40% और निजी क्षेत्र 21%। सेक्टोरल विभाजन एनर्जी से रिलेटेड 24%, एलोकेशन रोड्स 18%, अर्बन इंफ्रा 17%, रेलवेज 12%, सोशल इंफ्रा 4%। टॉप 4 एरियाज। नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ मोर देन ₹100 करोड़। ₹100 करोड़ से अधिक मूल्य वाली नई यानी ग्रीनफील्ड और पुरानी यानी कि ब्राउनफील्ड परियोजना को सम्मिलित किया जाएगा। नोट केंद्र सरकार द्वारा एनआईपी के वित्तीयन के लिए एनएमपी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइप को शुरू किया गया है, जिसकी समय अवधि भी एनआईपी के अनुसार रखी गई है। चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। प्रस्तावना किसी भी देश की औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास के प्रति सरकारी दृष्टिकोण को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। औद्योगिक नीति से औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और नियमों और कानूनों आदि को दिशा मिलती है। इससे विरोधाभासों और भ्रमों की समाप्ति होती है। किसी भी देश की औद्योगिक नीति नियोजित औद्योगिक विकास की परिचायक होती है। भारत में औद्योगिक नीतियों की घोषणा की शुरुआत 1948 में हुई थी और अब तक 6 औद्योगिक नीतियाँ घोषित की जा चुकी हैं। इनमें से 1991 की औद्योगिक नीति नवीनतम है। भारत में घोषित 6 औद्योगिक नीतियों में 1991 की औद्योगिक नीति को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा गया है। इस औद्योगिक नीति में देश के औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करने पर जोर दिया गया है और यह औद्योगिक नीति उदारीकरण पर आधारित है और इन्हीं संदर्भों में इसे
नई औद्योगिक नीति न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से संबोधित किया जाता है। 1948, 1956, 1973, 1977, 1980, 1991। नई औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएं। औद्योगिक लाइसेंसिंग को हटाया गया। वर्तमान में केवल 4 क्षेत्रों के लिए ही औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। एक में औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन। तीसरा तंबाकू और उससे बने पदार्थ जैसे कि सिगरेट, सिगार आदि। चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और रक्षा। अन्य क्षेत्रों में उद्योग खोलने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। संबंधित लोगों का IEM इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम देना पड़ता है। दूसरा सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्रों को कम किया गया है। वर्तमान में केवल 2 क्षेत्र ही सरकार के लिए आरक्षित है। एक में आणविक, एटॉमिक, खनिज और ऊर्जा। दूसरा रेलवे परिवहन। यह ध्यान देने योग्य है कि रेलवे में इंफ्रा विकास से जुड़ी गतिविधियों के लिए और कुछ विशेष ट्रेनों के संचालन में सरकार न केवल निजी क्षेत्र को बल्कि विदेशी प्रत्यक्ष टैक्स निवेश को भी आकर्षित कर रही है और इन गतिविधियों में 100% FDI को अनुमति दी गई है। तीसरा MRTP एक्ट एंड MRTP आयोग। MRTP एक्ट कंपनियों के विस्तार, अधिग्रहण, विलय आदि को नकारात्मक मानते हुए उन्हें रोकने का प्रावधान करता था। MRTP आयोग द्वारा MRTP एक्ट के आधार पर औद्योगिक कंपनियों का नियमन करता था। 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक संपत्ति वाली कंपनियों को MRTP कंपनियां कहा जाता है। इन्हें विस्तार आदि करने के लिए MRTP आयोग की अनुमति लेनी पड़ती है। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत MRTP एक्ट और आयोग दोनों को हटा दिया गया और उनके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम और प्रतिस्पर्धा आयोग लाए गए। MRTP मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज, एकाधिकारात्मक और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार। चौथा नई विनिर्माण परियोजनाओं के लिए PMP फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को हटाया गया और इस नीति से पहले यदि कोई औद्योगिक इकाई कच्चे माल आदि का विदेशों से आयात करती थी तो उन्हें PMP के अंतर्गत यह बताना पड़ता था कि वे कितने समय में धीरे धीरे विदेशी आयात को समाप्त कर देगी। नई औद्योगिक इकाइयों के लिए इस शर्त को हटा दिया गया। 5 में औद्योगिक स्थानीयकरण की नीति को ढीला किया गया। यह कहा गया कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में उद्योग खोलने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि ये भी कहा गया कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों से 25 किलोमीटर की दूरी तक प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित नहीं किए जा सकते। अनिवार्य परिवर्तन कंपलसरी कन्वर्टेड की शर्त को हटाया गया। नई औद्योगिक नीति से पहले यदि कोई औद्योगिक इकाई किसी वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋणों को नहीं चुका पाती थी तो उन्हें अनिवार्य रूप से इक्विटी में बदलना पड़ता था। नई औद्योगिक नीति में इसे हटा दिया गया। विदेशी पूंजी और तकनीकी का उदारीकरण। भारत में अधिकांश क्षेत्रों में FDI को अनुमति दी गई। कुल FDI अनुमतियों का 90% से भी अधिक भाग रिजर्व बैंक के स्वचालित मार्ग ऑटोमेटिक रूट पर है, जो कि एक उदारीकृत मार्ग लिबरलाइज्ड रूट है। FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बोर्ड। औद्योगिक विकास पर प्रभाव। नई औद्योगिक नीति का निष्पादन परफॉर्मिंग अपेक्षित नहीं रहा। यदि संपूर्ण पोस्ट रिफॉर्म समयावधि को देखा जाए तो औद्योगिक विकास दर का स्तर GDP की ग्रोथ रेट की तुलना में काफ़ी कम रहा है। इसके पीछे कई कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है, जैसे कि फर्स्ट विश्व स्तरीय इंफ्रा की कमी। दूसरा श्रम सुधारों का लागू नहीं होना। तीसरा व्यवसाय करने का जटिल वातावरण। चौथा तकनीकी को लागू करने में धीमापन। 5 में श्रम उत्पादकता का कम होना। मूल्य संवर्धन के संदर्भ में भारत की श्रमिकों की उत्पादकता चीन की तुलना में 1/3 है। छठा व्यापार संबंधी चुनौतियाँ। विकसित राष्ट्रों की संरचनावादी नीतियाँ।
बी में चीन और FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट राष्ट्रों के सस्ते माल से प्रतिस्पर्धा। अनुसंधान और विकास R&D की कमी। भारत में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलाकर R&D पर GDP का केवल 0.6% खर्च करते हैं, जबकि इजराइल और दक्षिणी कोरिया में यह अनुपात 4% से भी अधिक है। नई औद्योगिक नीति में नया क्या है, इसकी कुछ मुख्य विशेषता भी बतलाएं। अगला क्वेश्चन, उन कारणों का विश्लेषण कीजिए जिनके चलते नई औद्योगिक नीति का निष्पादन कमजोर रहा है। क्वेश्चन अगला, लिबरलाइजेशन आर्थिक उदारीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव। प्रस्तावना, भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को मुख्य रूप से 1991 में शुरू किया गया। भारत में आर्थिक उदारीकरण को नई आर्थिक नीति के नाम से संबोधित किया जाता है और इसे लोकप्रिय रूप से LPG पॉलिसी भी कहा जाता है। भारत में लागू की गई आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को निम्न दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। दूसरा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से औद्योगिक गतिविधियों को संपादित करने से जुड़े कठोर नियमों, नियंत्रणों, प्रतिबंधों, औपचारिकताओं आदि को या तो हटा दिया गया है या उन्हें पर्याप्त रूप से ढीला कर दिया गया है ताकि लोग अपने सीमित आर्थिक संसाधनों का कुशलतम दोहन कर सकें। भारत की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, व्यापारी उदारीकरण ट्रेड लिबरलाइजेशन। दूसरा, वित्तीय उदारीकरण फिनेंशियल लिबरलाइजेशन। व्यापारिक उदारीकरण के अंतर्गत भारत के द्वारा WTO के सदस्य के रूप में अन्य राष्ट्रों के साथ किए जाने वाले व्यापार से संबंधित प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाओं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर बाधाओं को कम करने या हटाने की कोशिश की गई है। भारत के द्वारा कई राष्ट्रों और संगठनों के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है। वर्तमान में भारत और गैर कृषि आयातों पर केवल 10% की पीक रेट आरोपित करता है, जो कि काफ़ी कम है। व्यापार, आयात निर्यात। वित्तीय उदारीकरण के अंतर्गत भारत के द्वारा अन्य राष्ट्रों के साथ किए जाने वाले पूंजीगत लेनदेन से जुड़े प्रतिबंधों का उदारीकरण किया गया। वर्तमान में भारत FDI, FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आदि के रूप में बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी आकर्षित करता है। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को समर्थन देने के लिए कुछ अन्य सुधार भी किए गए, जैसे कि राजकोषीय सुधार, बैंकिंग सुधार, वित्त क्षेत्र सुधार, विनिमय दर सुधार, कॉरपोरेट गवर्नेंस सुधार आदि। आर्थिक उदारीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया को एक चित्र के द्वारा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। कोर LPG में राजकोषीय सुधार, बैंकिंग सुधार, वित्त क्षेत्र सुधार, विनिमय दर सुधार, कॉरपोरेट गवर्नेंस सुधार। आर्थिक उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पहला, भारत का विश्व निर्यातों में योगदान बढ़ा है। 1990 में भारत का विश्व निर्यातों में योगदान 0.52% था, जो 2014 में बढ़कर 1.7% हो गया। हालांकि वर्तमान समय में इस अनुपात में गिरावट आई है। WTO के अनुसार 2020 में विश्व निर्यातों में भारत का योगदान 1.57% पाया गया। दूसरा, आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत में इनवार्ड FDI का स्तर बढ़ा। अंकटाड द्वारा जारी की गई वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के द्वारा 2020 में $64 बिलियन का FDI आकर्षित किया गया। हालांकि चीन की तुलना में भारत का FDI निष्पादन कमजोर है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार चीन के द्वारा 2020 में $149 बिलियन का FDI आकर्षित किया गया है। इस संदर्भ में अमेरिका के बाद चीन का दूसरा स्थान रहा है, जबकि भारत का 5वां स्थान रहा है। स्पष्ट है कि भारत का FDI निष्पादन चीन की तुलना में कमजोर है।
यह भी देखा गया है कि विदेशी निवेशक MOU में प्रदर्शित किए जाने वाले स्तर की तुलना में 50% ही भारत में FDI करते हैं। स्पष्ट है कि भारत MOU में प्रदर्शित निवेश अभिरुचियों को वास्तविक FDI में परिणत नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में भारत को निम्न बातों पर ध्यान देने पर विचार करना चाहिए। एक में वर्ल्ड क्लास इंफ्रा, दूसरा लेबर रिफॉर्म्स, तीसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, चौथा सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, 5 में IPR बेहतर इम्प्लीमेंटेशन आदि। और आयात बढ़ता है और निर्यात घटता है, व्यापार घाटा। FTP फिनेंशियल टास्क प्लान, IMF फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पूंजीगत लेन देन। नोट: यदि कोई एक विदेशी निवेशक मेजबान राष्ट्र होस्ट कंट्री की किसी एक कंपनी की इक्विटी में 10% या इससे अधिक का निवेश करता है तो इसे FDI कहते हैं। FDI 10%, डोमेस्टिक 90%, FDI 26%, डोमेस्टिक 74%, FDI 49%, डोमेस्टिक 51%, FDI 51% तो डोमेस्टिक 49%, FDI 74%, डोमेस्टिक 26%। एक ही कंपनी में बड़ी मात्रा में होने के कारण यह स्टेबल, लॉन्ग टर्म, नॉन रिवर्सिबल होता है। इस प्रकार यह मेजबान राष्ट्र के लिए अच्छा होता है और इसके अलावा इससे निम्न प्रकार के लाभ भी मिलते हैं। एक में पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है, दूसरा तकनीकी उपलब्ध करवाता है, तीसरा प्रबंधकीय और विपणन संबंधी कौशल प्राप्त होते हैं, चौथा निर्यातों को बढ़ावा मिलता है, 5 में स्थायी रूप से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ते हैं आदि। तीसरा, आर्थिक उदारीकरण के होने के बाद भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का स्तर बढ़ा है। भारत के लिए इस निवेश की आवश्यकता को निम्न बिंदुओं के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। पहला, यह वित्त बाजार में तरलता के स्तर को बढ़ाता है और घरेलू निवेशकों को अपने निवेश से एग्जिट बाहर होने का मौका देता है। दूसरा, यह है चालू खातों के घाटे CAD करेंट अकाउंट डेफिसिट के वित्तीयन में मदद करता है। तीसरा, यह वित्त बाजार में सुधार के लिए दबाव बनाता है। चौथा, यह कॉरपोरेट गवर्नेंस में सुधार का दबाव बनाता है आदि। नोट: FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेशकों द्वारा मेजबान राष्ट्रों में ऐसा निवेश होता है जो उन्हें निवेशित संस्थाओं में कोई नियंत्रणकारी शक्ति नहीं देता है। यह इक्विटी के अलावा बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, ऋण पत्र आदि में भी किया जा सकता है। इक्विटी में यह 10% से कम होता है। नियंत्रणकारी शक्ति नहीं देने के कारण निवेशकों द्वारा किसी एक ही कंपनी का निवेश करने के बजाय कई अलग अलग कंपनियों में निवेश कर दिया जाता है, जिसके कारण पोर्टफोलियो शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रकृति संवेदनशील होती है क्योंकि यह वोलाटाइल एंड रिवर्सिबल होते हैं। कुछ लोग इसे हॉट मनी कहते हैं। उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत के द्वारा आउटवार्ड FDI भी किए गए हैं। आउटवार्ड FDI के माध्यम से कई भारतीय कंपनियों जैसे कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, TCS, हिंडलको, भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज आदि के द्वारा विदेशी कंपनियों को अधिग्रहण किए गए हैं। ONGC द्वारा ONGC विदेशी लिमिटेड के द्वारा OVL के माध्यम से ईरान, इराक, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, सीरिया, लीबिया, रूस, म्यांमार आदि राष्ट्रों में तेल और गैस से जुड़ी कई परियोजनाओं का संचालन किया जाएगा। इससे भारत को ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त हो रही है। 5 में आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत के निर्यातों में संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान में भारत पेट्रोलियम उत्पादों, दवाओं, इंजीनियरिंग वस्तुओं का बड़ी मात्रा में निर्यात करता है और यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान में भारत विनिर्मित वस्तुओं के सर्वाधिक निर्यात करता है। भारत प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में भी एक उभरता हुआ राष्ट्र। छठा, आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद
भारत की विदेशी मुद्रा भंडारों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार $640 बिलियन के आसपास घूमते रहते हैं और लगभग 16 महीनों का इंपोर्ट कवर उपलब्ध करवाते हैं, जबकि 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार केवल 7 दिनों का इंपोर्ट कवर दे रहे थे। विदेश से आने वाला टूरिस्ट भारत के लिए निर्यात है। भारत में आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत की जीडीपी में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। भारत 2007 में पहली बार चालू विनिमय दरों करेंट एक्सचेंज रेट्स के आधार पर $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन गया। वर्तमान में भारत की जीडीपी का आकार चालू विनिमय दर के आधार पर $2.623 ट्रिलियन है। डॉलर की विनिमय दर डिमांड सप्लाई करेंट एक्सचेंज रेट, क्रय शक्ति में अंतर, क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी। 8 में आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत में बचत और निवेश की दरों में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। 1991 में भारत की बचत की दर जीडीपी का 22% भी, जो 2007-08 में 36.8% के उच्चतम स्तर पर चली गई। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसमें निरंतर गिरावट आ रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2018-19 में बचत की दर का स्तर जीडीपी का 30.1% पाया गया है। 1991 में भारत की निवेश दर जीडीपी का 22.1% थी और यह 2011-12 में 39% के उच्चतम स्तर पर चली गई। हालांकि वर्तमान में निवेश दर भी कम हो रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2018-19 के लिए निवेश दर का स्तर जीडीपी का 32.2% पाया गया है। इस प्रकार आर्थिक उदारीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में आर्थिक निष्पादन को लेकर सुधार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को आलोचनाओं से मुक्त नहीं माना जा सकता है। इस संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। भारत में एफडीआई के उदारीकरण से कई प्रकार की चुनौतियों और समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। भारत में सेवा क्षेत्र में अधिक एफडीआई आया है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में अधिक एफडीआई की आवश्यकता है। चीन में विनिर्माण क्षेत्र में अधिक एफडीआई देखने को मिलता है। चीन और भारत के एफडीआई में दो निहितार्थ इम्प्लीकेशन हिडन फॉर्म में है। फर्स्ट, रोजगार, दूसरा एफडीआई का आकार। विनिर्माण क्षेत्र बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के कारण सेवा क्षेत्र की तुलना में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करता है। चीन का एफडीआई भारत की तुलना में अधिक रोजगारपरक है। उपर्युक्त के अलावा सेवा क्षेत्र की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश की शुरुआत होती है। कारोबार के समान स्तर पर इस प्रकार चीन में एफडीआई का आकार इसलिए भी अधिक हो जाता है कि वह मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र आधारित है। टर्नओवर गल्ला। दूसरा, भारत में एफडीआई का एक बड़ा भाग 60% से भी अधिक कुछ केंद्रों तक ही सीमित रहा है, जैसे मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद आदि। इससे भारत में प्रादेशिक विषमताएं बढ़ी। भारत में अब तक आए एफडीआई 40% से भी अधिक भाग ब्राउनफील्ड एफडीआई के रूप में, जिसका निहितार्थ ये हुआ कि एफडीआई के एक बड़े भाग का एफपीओ भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण में किया गया है। पूंजी निर्माण में उसकी अपेक्षित भूमिका नहीं रही है। भारत में अब तक आए एफडीआई का 2/3 या उससे अधिक भाग ऐसी कंपनियों में निवेशित हुआ है जिनकी संपत्ति का मूल्य ₹100 से अधिक का है। फर्स्ट, एफडीआई के उदारीकरण का लाभ छोटी कंपनियों और एमएसएमईज को प्रभुत्व नहीं मिल रहा है। ये समावेशी विकास के विरुद्ध है। दूसरा, UNCTAD का एक रिपोर्ट इंडियाज 20 years एक्सपीरियंस ऑफ लिबरलाइजेशन के अनुसार भारत में विनिर्माण क्षेत्र में हुए अधिकांश एफडीआई जल और वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है।
तीसरा, कई अर्थशास्त्री विशेष रूप से रघुराम राजन के अनुसार भारत में आर्थिक विकास के लिए संसाधन जुटाने के लिए एफडीआई का प्रयोग एक सॉफ्ट ऑप्शन, सरल विकल्प के रूप में अधिक किया गया है। बचत की दर, टैक्स, जीडीपी, राशन आदि को बढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। पाँचवा, भारत से किए जाने वाले आउटवर्ड एफडीआई भी कई प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत करता है, जैसे कि एक में इस निवेश के कारण घरेलू निवेश के स्तर के कम होने की संभावना बनी रहती है। दूसरा, व्यापार अथवा चालू खाते घाटे के वित्तीय के लिए विदेशी मुद्रा की कमी पड़ जाती है। भारतीय कंपनियां विदेशी जोखिमों की प्रति अधिक एक्सपोज खुल जाती हैं आदि। तीसरा, भारत में एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के उदारीकरण से वित्त बाजार में उतार चढ़ाव का स्तर बढ़ा है। एक अनुसंधान के अनुसार सेंसेक्स और एफपीआई के मध्य 0.570894 का धनात्मक सहसंबंध है। एफपीआई के कारण किसी भी समय आर्थिक संकट उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि यह वोलाटाइल, रिवर्सिबल एंड फेयर एंड वेदर फ्रेंड होता है। यही कारक है कि इसे हॉट मनी कहा जाता है। वर्तमान में भारत से बड़ी मात्रा से एफपीआई का निर्गमन हो रहा है, मुख्य रूप से ओमिक्रॉन और उच्च मुद्रास्फीति के कारण, और शेयर मार्केट तथा भारतीय रुपये के विनिमय दर पर भारी दबाव पड़ रहा है। चौथा, आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद रिजर्व बैंक के समक्ष भारतीय रुपये की विनिमय दर के प्रबंधन को लेकर चुनौतियां उपस्थित हुई है। विशेष रूप से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की संवेदनशीलता के कारण कई बार भारी मात्रा में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण अनावश्यक रूप से भारतीय रुपया मजबूत हो जाती है। इसी प्रकार वैश्विक और घरेलू कारणों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का बड़ी मात्रा में बहिर्गमन होने लगता है, जिसके कारण भारतीय रुपया बड़ी मात्रा में कमज़ोर हो जाती है। मॉर्गन स्टानले द्वारा भारतीय रुपये को फ्रेजाइल 5 के अंतर्गत रखा गया। मॉर्गन स्टैनले के अनुसार 5 राष्ट्रों ब्राज़ील, भारत, इंडोनेशिया, टर्की एंड साउथ अफ्रीका की मुद्राएं अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों की आर्थिक कमजोरी पर टिकी हुई हैं। 5 में आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों की मौद्रिक नीति के परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। अमेरिका जैसे राष्ट्र मौद्रिक नीति के माध्यम से करेंसी मैनिपुलेशन, मुद्रा चालबाजियों को लागू करते हैं। इससे भारत की समष्टिगत आर्थिक स्थिरता, मैक्रो इकोनॉमिक प्राइस स्टेबिलिटी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त संदर्भ में अमेरिका जैसे राष्ट्र चीप पर कम ब्याज दर वाली सस्ती मौद्रिक नीति और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, विस्तारक मौद्रिक नीति को लागू करते हैं। भारत जैसे राष्ट्रों की ब्याज दर तुलनात्मक रूप से ऊंची हो जाने के कारण इन राष्ट्रों से भारत की ओर बड़ी मात्रा में कैपिटल इनफ्लो, पूंजीगत अंतर प्रवाह होने लगता है, और इससे भारतीय रुपया मजबूत होता है और भारत के व्यापार, जीडीपी और रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भविष्य में जब इन राष्ट्रों द्वारा ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं तो तेजी से भारत से पूंजीगत बहिर्गमन होने लगता है। इससे न केवल वित्त बाजार टूट जाते हैं, बल्कि भारतीय रुपये की विनिमय दर भी बड़ी मात्रा में गिर जाती है। इससे आर्थिक संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार इन राष्ट्रों की मुद्रा चालबाजियों के कारण भारत जैसे राष्ट्रों की समष्टिगत आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो जाती है। AAA इंटरेस्ट रेट इक्वल टू इंडिया यूएसए इंटरेस्ट रेट ऑफ यूएसए और बराबर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंडिया। इंटरेस्ट रेट ऑफ यूएसए लेस देन इंटरेस्ट रेट ऑफ इंडिया। डॉलर मनी कैपिटल इनफ्लो सप्लाई डॉलर ग्रेटर देन डिमांड डॉलर। फिर कैपिटल इनफ्लो, फिर
यूएसए इंटरेस्ट रेट ग्रेटर देन इंडिया इंटरेस्ट रेट, डॉलर मनी सप्लाई यूएसए की तरफ। छठा, आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत के एमएसएमईज की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इन उपक्रमों को न केवल सस्ती विदेशी आयातित इन उपक्रमों को न केवल सस्ते विदेशी आयातित माल से बल्कि बड़े घरेलू उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। कई एमएसएमईज बंद हो गए हैं या रुग्ण बीमार हो गए हैं। भारत सरकार द्वारा अनारक्षण डी रिजर्वेशन की नीति को लागू किया गया। वर्तमान में कोई भी क्षेत्र इन उपक्रमों के लिए आरक्षित नहीं है। इन उपक्रमों में बड़े उपक्रमों की तुलना में 7 गुना अधिक रोजगार देने की क्षमता होती है। सातवें, आर्थिक उदारीकरण लागू होने के बाद भारत में आय और संपत्ति की विषमताएं बढ़ी। हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की टॉप 10% जनसंख्या भारत की राष्ट्रीय आय में 57% की भागीदारी रखती है। क्रेडिट स्विस की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत की टॉप 1% जनसंख्या के पास भारत की कुल संपत्ति का 51.5% है। 8 में आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत जॉबलेस ग्रोथ की विरोधाभासी स्थिति से गुजर रहा है। 9 में आर्थिक उदारीकरण में अंतर्निहित भूमंडलीकरण के कारण भारत की श्रम बाजार में अनौपचारीकरण इनफॉर्मलाइजेशन का स्तर बढ़ रहा है, जो श्रम कल्याण की दृष्टि से अनुचित है। उत्पादन लागतों को कम करने के लिए टेम्पोररी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का अधिक प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार भारत में आर्थिक उदारीकरण के कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। नकारात्मक प्रभाव के आधार पर भारत को इस प्रक्रिया को पलटने की आवश्यकता नहीं है। भारत को आय और संपत्ति की विषमताओं को कम करने, समावेशी विकास सुनिश्चित करने, रोजगार संवर्धन आदि पर अपेक्षित ध्यान देने की आवश्यकता है। VRR वॉलंटरी रिटेंशन रूल 3 वर्ष के लिए लॉक। क्वेश्चन, आर्थिक उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में इसे किस प्रकार लागू किया गया? अगला क्वेश्चन, FDI से आप क्या समझते हैं? क्या कारण है कि विदेशी निवेशक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बताए गए निवेश के स्तर के अनुसार भारत में वास्तविक रूप में FDI नहीं करते? अगला क्वेश्चन, तीन और भारत के FDI में क्या मुख्य अंतर हैं? भारत और चीन के FDI के अंतर के निहितार्थ क्या हैं? पॉवर्टी, गरीबी। प्रस्तावना, गरीबी वह सामाजिक और आर्थिक स्थिति होती है जिसमें लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। पॉवर्टी एज अ सोशल कंडीशन। उत्पत्ति पॉवर्टी इन इंडिया कॉन्सेंट्रेट्स along the lines of caste, gender and religion। प्रभाव, वर्गीकरण। भारत में अधिकांश राष्ट्रों में गरीबी को आय की कमी के रूप में देखा जाता रहा है। इस विचार से प्रेरित होकर इस बात की कोशिश की जाती रही है कि गरीबी को दूर करने के लिए लोगों की आय को बढ़ाया जाए। इस दृष्टिकोण को मॉनेटरी और इनकम अप्रोच कहा जाता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इस विचार को अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानते। इस संदर्भ में उनके द्वारा रियल पॉवर्टी, वास्तविक गरीबी की संकल्पना दी जाती है, जिसके अंतर्गत वे ये कहते हैं कि द लैक ऑफ कैपेबिलिटीज इज पॉवर्टी। क्षमताओं का अभाव गरीबी है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार गरीबी को अस्थायी रूप से दूर करने के लिए यह जरूरी है कि ज्ञान, स्वास्थ्य आदि के रूप में लोगों की क्षमताओं का विकास हो। आय से क्षमताओं का विकास होगा ही, ये नहीं कहा जा सकता। आय का अधिक से अधिक उपकरणात्मक महत्व होता है। वे मध्यवर्ती लक्ष्य हैं। आय का क्षमताओं में स्वतः परिवर्तन नहीं होता है। आय का क्षमताओं में परिवर्तन कई शर्तों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे कि लोग विवेकशील है, समाज प्रगतिशील है, प्राकृतिक परिस्थितियाँ अनुकूल हैं आदि।
यही कारण है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक जोर दिया गया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए NMPI नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की विधि को लागू किया गया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 12 मानकों के आधार पर लोगों की वंचनाओं की स्थिति को देखा जाता है और गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। यह विधि नॉन मॉनिटरी अप्रोच पर आधारित है और प्रोफेसर अमर्त्य सेन के विचारों से प्रेरित है। गरीबी के प्रकार। गरीबी के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। एक में निरपेक्ष अथवा परम गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा मानवीय गरीबी, ह्यूमन पॉवर्टी, तीसरा सापेक्षिक गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। निरपेक्ष गरीबी में लोग ऊर्जा की आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पाते हैं, अर्थात उन्हें पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल पाती है। मानवीय गरीबी में आवश्यकता के दायरे को विस्तृत कर दिया जाता है। ऊर्जा के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के निम्नतम स्तरों को ध्यान में रखा जाता है, जो कि एक उचित मानव जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो वह माना जाता है कि मानवीय गरीबी से पीड़ित है। सापेक्षिक गरीबी में लोगों के जीवन स्तर को देखे जाते हैं। यदि किसी समाज में जीवन स्तर में अंतर होता है तो यह माना जाएगा कि वह समाज सापेक्षिक गरीबी से पीड़ित है, भले ही उस समाज के लोग विभिन्न सुख सुविधाओं से संपन्न क्यों न हों। चूँकि किसी भी व्यवहारिक समाज में जीवन स्तरों में अंतरों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसीलिए विश्व बैंक ये कहता है कि वी आर ऑलवेज टू लाइव विथ पॉवर्टी। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों में सापेक्षिक गरीबी अधिक महत्वपूर्ण होती है। भारत जैसे राष्ट्रों में निरपेक्ष अथवा मानवीय गरीबी अधिक महत्वपूर्ण होती है। हालांकि समावेशी विकास के लक्ष्य को अपनाने के बाद भारत में सापेक्षिक गरीबी भी नीति निर्माण में केंद्रीय स्थान लेती जा रही है। कई बार सापेक्षिक गरीबी निरपेक्ष अथवा मानवीय गरीबी की ओर ले जाती है। यह उस समय होता है जब लोग सोशल एक्सक्लूजन के डर के कारण दिखावा करने वाली वस्तुओं पर अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने लगते हैं। भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए नीति आयोग की नई विधि NMPI नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रस्तावना। यह विधि नॉन मॉनेटरी अप्रोच पर आधारित है। नीति आयोग द्वारा NMPI के निर्माण में UNDP और OPHI द्वारा तैयार किए जाने वाले ग्लोबल MPI को मुख्य रूप से ध्यान में रखा गया है। हालांकि भारत के NMPI में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 12 सूचकों का प्रयोग किया गया है, जबकि ग्लोबल NPI में 10 सूचकों का प्रयोग किया जाता है। OPHI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया NMPI प्रोफेसर अमर्त्य सेन के विचारों से प्रेरित है। NMPI का निर्माण इसके लिए एक रेखा चित्र का प्रयोग किया जा सकता है। NMPI में एजुकेशन 1/3, हेल्थ 1/3 और लिविंग स्टैंडर्ड 1/3। 1/6 में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 1/6, फिर स्कूल अटेंडेंस। हेल्थ में न्यूट्रिशन 1/6, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी को 1/12 और एंटीनेटल केयर 1/12। लिविंग स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, कुकिंग, फ्यूल, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एसेट्स, बैंक अकाउंट सबके लिए 1/21 है। NMPI के आधार पर निर्धन लोगों की पहचान। यदि कोई भी परिवार उपर्युक्त सूचकों के भारित 1/3 भाग के लिए वंचित पाया जाता है तो उसे निर्धन माना जाता है। NMPI के आधार पर भारत में गरीबी का स्तर। इंडिया SCR इंटेंसिटी NMPI। इंडिया में SCR 25.01%, इंटेंसिटी 47.13% और NMPI
0.118, रूरल में 32.75%, CR इंटेंसिटी 47.38% और NMPI 0.155। अर्बन में HCR 8.81% और इंटेंसिटी 45.25%, NMPI 0.04। मुख्य निष्कर्ष। पहला, भारत में 25.01% HED काउंट रेशियो लोग बहुआयामी आधार पर निर्धन हैं। दूसरा, भारत में बहुआयामी आधार पर निर्धन लोग NMPI के आधारित 47.13% भाग के लिए वंचित। औसत रूप से इसे पॉवर्टी इंटेंसिटी कहा जाता है। तीसरा, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में HCR और पॉवर्टी इंटेंसिटी दोनों शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक हैं। नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए NMPI में NFHS4 2015-16 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में NFHS5 2019-21 के लिए आंकड़ों का संग्रहण किया जा रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ट्रिकल डाउन एंड पॉवर्टी। ट्रिकल डाउन एक ऐसी रणनीति होती है जिसमें तीव्र औद्योगिकरण और उच्च ग्रोथ के माध्यम से गरीबी को अप्रत्यक्ष रूप से दूर करने की कोशिश की जाती है। उपर्युक्त रणनीति के अंतर्गत कर छूटों को निवेश, सब्सिडी, कम ब्याज दर आदि के माध्यम से औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाता है और यह माना जाता है कि इससे ग्रोथ का स्तर बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों की आय बढ़ेगी और गरीबी अपने आप दूर हो जाएंगी। इस विचार को निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से ग्रोथ होता है, ग्रोथ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट से इनकम बढ़ते हैं, इनकम से बेसिक नीड्स पूरा होता है। या तो एक बोले ट्रिकल डाउन थ्योरी। और स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट बेसिक नीड पर खर्चा करते हैं, तो बेसिक नीड्स अप्रोच टू डेवलपमेंट। भारत समेत दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों में जॉबलेस ग्रोथ और अन्य कारणों से ट्रिकल डाउन की रणनीति न केवल विफल हो गई है बल्कि यह आय और संपत्ति की विषमताओं को बढ़ावा दे रही है। भारत में इसकी विफलता के पीछे निम्न कारकों को उत्तरदायी माना जा सकता है। एक में आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करना। दूसरा, ग्रामीण औद्योगिक पर ध्यान नहीं देना। तीसरा, MSMEs के विकास पे अपेक्षित ध्यान नहीं देना, जबकि इनमें बड़े उपकरणों की तुलना में रोजगार देने की क्षमता 7 गुना अधिक होती है। चौथा, उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम के स्थान पर पूंजी का अधिक प्रतिस्थापन। पाँचवें, लोगों की कुशलता विकास पर ध्यान नहीं देना। कई लोगों के अनुसार भारत में अब ट्रिकल अप या बॉटम अप की रणनीति लागू की जानी चाहिए। इसके अलावा बेसिक नीड्स अप्रोच टू डेवलपमेंट को लागू करने पर विचार किया जा सकता है। भारत में किस प्रकार गरीबी दूर की जा सकती है? भारत में गरीबी दूर करने के लिए निम्न चौस्तंभा 4 पिलर्ड रणनीति का प्रयोग किया जा सकता है। एक में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों को सृजित करना। भारत में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने के लिए निम्न आर्थिक गतिविधियों पर जोर देने की आवश्यकता है। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, तीसरा, श्रम गहन सेवाएं, लेबर इंटेंसिव सर्विस। इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए निम्न बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। फर्स्ट में विश्व स्तरीय इंफ्रा का निर्माण करना। दूसरा, श्रम सुधारों का लागू करना। तीसरा, व्यवसाय पर प्रशासनिक भाव को कम करना। चौथा, स्वस्थ प्रतियोगिता को सुनिश्चित करना। पाँचवें, लोगों को व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षण प्रदान करना। दूसरा, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। इसके लिए निम्न बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक में कृषि इंफ्रा के विकास पर ध्यान देना, विशेष रूप से सिंचाई सुविधाओं के विकास पर ध्यान देना। दूसरा, विपणन संबंधी सुधारों को लागू करना। तीसरा, कीमत समर्थन MSP को विवेकीकरण करना। चौथा, विस्तार सेवाओं को मजबूत करना। पाँचवीं, नई तकनीकी को लागू करना, विशेष रूप से ताप रोधी फसलों का विकास करना।
थर्मल रेसिस्टेंस भूमि सुधारों को लागू करना। तीसरा, मूलभूत सेवाओं बेसिक सर्विसेज पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ावा देगा। पहला, बिजली, पेयजल, चिकित्सा, पोषण, प्राथमिक शिक्षा आदि मूलभूत सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाया जाना चाहिए। उसके लिए पर्याप्त राजस्व जुटाने के लिए जीडीपी को त्वरित गति से बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि कर संग्रहण का स्तर बढ़ सके। मूलभूत सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना। ये कहा गया है कि भारत में कई मूलभूत सेवाएं 50% ही प्रभावी है। इनकी प्रभाव उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। पहला, निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करना। दूसरा, सामाजिक क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तीसरा, सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना। चौथा, आईटी का प्रयोग करना आदि। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस प्रकार भारत में उपर्युक्त 4 स्तंभों की नीति को लागू करके गरीबी को दूर करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने की तेंदुलकर विधि। नीति आयोग द्वारा NMPI का प्रयोग करने से पहले गरीबी का अनुमान लगाने के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा तैयार की गई विधि का प्रयोग किया जाता रहा है। यह विधि मॉनेटरी अप्रोच को ध्यान में रखती है, जिसके अंतर्गत लोगों के MPCEs मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का आधार बनाया जाता है। यदि लोगों के MPCEs निर्णायक स्तरों से नीचे पाए जाते हैं तो उन्हें निर्धन अनुमानित किया जाता है। निर्णायक MPCEs को तय करने में निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। फर्स्ट में ऊर्जा, दूसरा में शिक्षा, तीसरा में स्वास्थ्य। इस विधि के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए गरीबी का स्तर निम्न प्रकार पाया गया है। एक में ग्रामीण निर्णायक MPC ₹816 25.7%। दूसरा, शहरी निर्णायक MPC 1000 रुपये और तीसरा अखिल भारतीय 30.9%। क्वेश्चन, गरीबी के मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं और आपके अनुसार किस दृष्टिकोण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए? अगला क्वेश्चन, इस कथन का विश्लेषण करें कि क्षमताओं का अभाव गरीबी है। अगला क्वेश्चन, इस कथन का विश्लेषण करें कि हमें सदैव ही गरीबी के साथ रहना होगा। अगला क्वेश्चन, क्या आपके अनुसार गरीबी को दूर करने के लिए कैश ट्रांसफर का प्रयोग किया जा सकता है? अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए NMPI का संक्षिप्त परिचय दीजिए। NMPI के आधार पर शीर्ष गणना अनुपात और पॉवर्टी इंटेंसिटी की भारत में स्थिति बताइए। ट्रिकल डाउन रणनीति से आप क्या समझते हैं? भारत में इस रणनीति की विफलता के कारणों का परीक्षण कीजिए। अगला क्वेश्चन, बॉटम अप रणनीति से आप क्या समझते हैं और क्या भारत में इसे लागू किया जाना चाहिए? अगला क्वेश्चन, बेसिक नीड्स टू अप्रोच टू डेवलपमेंट क्या है? क्या ये दृष्टिकोण भारत में गरीबी निवारण में सहयोगी हो सकता है? अगला क्वेश्चन, मूलभूत सेवाओं से आप क्या समझते हैं? भारत में इन्हें किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है? अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी निवारण के लिए एक उपयुक्त रणनीति का निर्माण कीजिए। बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट प्रस्तावना। बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें किसी सक्षम व्यक्ति को मांगने पर भी रोजगार नहीं मिलता है। इसका निहितार्थ ये हुआ कि अनैच्छिक बेरोजगारी ही बेरोजगारी होती है, ऐच्छिक बेरोजगारी बेरोजगारी नहीं होती है। सक्षमता के संदर्भ में न्यूनतम रूप से यह देखा जाता है कि लोगों का संबंध वर्किंग एज कार्यशील उम्र से हो जो भारत में 15 से 59/64 वर्ष की मानी जाती है। यदि किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या में कार्यशील उम्र के लोगों का अनुपात सर्वाधिक होता है तो इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड जनांकीय लाभांश की स्थिति कहते हैं। भारत में ये स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन कुशलताओं की कमी, जॉबलेस ग्रोथ आदि कारणों से भारत इसका ठीक से लाभ नहीं ले पा रहा है। विश्व बैंक द्वारा ये कहा गया है कि भारत को इस संदर्भ में आवश्यक नीतियों का निर्माण करना चाहिए, अन्यथा यह स्थिति डेमोग्राफिक कर्व में बदल जाएगी। इस बेरोजगारी के प्रकार, एक में चक्रीय बेरोजगारी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यह बेरोजगारी पूंजीवादी बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं में अधिक उतार चढ़ाव के दौरान उत्पन्न होती रहती है। इस बेरोजगारी को मुख्यतः समग्र मांग में कमी से जोड़कर देखा जाता है।
मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के सम्मिश्रण, जिसे स्टिमुलस कहते हैं, सम्मिश्रण से इस बेरोजगारी को तुलनात्मक रूप से अधिक आसानी से दूर किया जा सकता है। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यह बेरोजगारी अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्रों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण संरचनात्मक कमजोरियां होती हैं, जिनमें निम्न दो कमजोरियों पर मुख्य रूप से जोर दिया जाता है। पहला, पर्याप्त औद्योगिकरण का नहीं होना, दूसरा, लोगों में कुशलताओं की कमी। इस बेरोजगारी को दूर करना चुनौतीपूर्ण होता है। बचत, निवेश, पूंजी निर्माण, कुशलता विकास आदि से जुड़ी नीतियों को लागू करके दीर्घकाल में धीरे धीरे इस बेरोजगारी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न या छद्म, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। छिपी बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें लोग बिना उत्पादकता या नकारात्मक उत्पादकता के साथ किसी कार्य में संलग्न रहते हैं। सैद्धांतिक रूप से छिपी बेरोजगारी में लोगों का सीमांत उत्पादन या तो शून्य होता है या निगेटिव होता है। यदि किसी कार्य स्थान पर श्रम रोजगार लेबर एम्प्लॉयमेंट को एक इकाई से बदला जाए तो उसके कारण कुल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमांत उत्पादन कहते हैं। टोटल प्रोडक्शन लेबर एम्प्लॉयमेंट। जैसे वाईएफएल जैसे बढ़ रहा है। बेरोजगारी के प्रकार, चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, यह बेरोजगारी पूंजीवादी बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक उतार चढ़ाव के दौरान उत्पन्न होती रहती है। ये तो पढ़ ले छिपी बेरोजगारी में लेबर और टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। लेबर जीरो, टोटल प्रोडक्शन जीरो, मार्जिनल प्रोडक्शन कुछ नहीं। लेबर एक, टोटल प्रोडक्शन 10, मार्जिनल प्रोडक्शन 10। तो लेबर 2, टोटल प्रोडक्शन 18, मार्जिनल प्रोडक्शन 8। लेबर 3, टोटल प्रोडक्शन 23 और मार्जिनल प्रोडक्शन 5। लेबर 4, टोटल प्रोडक्शन 25, मार्जिनल प्रोडक्शन 2। लेबर 5, टोटल प्रोडक्शन 25 और मार्जिनल प्रोडक्शन 0। लेबर 6, टोटल प्रोडक्शन 23, मार्जिनल प्रोडक्शन -2। लेबर 7, टोटल प्रोडक्शन 20 और मार्जिनल प्रोडक्शन -3। अन्य बातों के अलावा छिपी बेरोजगारी के उत्पन्न होने का मुख्य कारण रोजगार के वैकल्पिक अवसरों की कमी होता है। नॉन फार्म एक्टिविटीज जैसे कि पशुपालन, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग आदि को बढ़ावा देकर इस बेरोजगारी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। रैगनर नर्केस के अनुसार सामाजिक परियोजनाओं का निर्माण करने के माध्यम से छिपी बेरोजगारी को ग्रामीण क्षेत्रों की पूंजी निर्माण में बदला जा सकता है। रगनेर नर्से के अनुसार छिपी बेरोजगारी एक संभाव्य बचत होती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज पोटेंशियल सेविंग। भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से परिवार संचालित खेतों में देखने को मिलती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यह बेरोजगारी हमेशा हर प्रकार की अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। इसे चुनौतीपूर्ण नहीं माना जाता है। इसे पूर्ण रोजगार के स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी भी कहते हैं। ये निम्न कारणों से उत्पन्न होती हैं। एक, उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी नहीं होना। दूसरा, वर्तमान रोजगार को छोड़कर नए रोजगार की तलाश करना। तीसरा, रीस्किलिंग के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होता है कार्य छोड़कर। अल्प रोजगार अंडर एम्प्लॉयमेंट, यह निम्न कारणों से उत्पन्न होता है। लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलना। दूसरा, लोगों को पर्याप्त समय के लिए रोजगार नहीं मिलना। अल्प रोजगार से रोजगार की गुणवत्ता कमजोर हो जाती है। वर्किंग पुअर्स जैसी विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यह ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डिसेंट वर्क की अवधारणा
की विरुद्ध है। इनकम, जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, सेफ डिग्निफाइड वर्क कंडीशन, अदर बेनिफिट्स सब है। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या भारत में जॉबलेस ग्रोथ है? भारत में आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद जॉबलेस ग्रोथ की विरोधाभासी स्थिति देखने को मिलती है। इस संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। दूसरा है, भारत में रोजगार की लोच, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी निरंतर कम हो रही है और 0.01 के लगभग शून्य स्तर पर चली गई है। रोजगार की लोच निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, परसेंटेज चेंज इन जीडीपी या ग्रोथ रेट, 1% बराबर 0.01। दूसरा, विश्व बैंक के अनुसार 2005 से 2012 तक की समय अवधि में भारत में प्रतिवर्ष औसत रूप में 13 मिलियन रोजगार के अवसरों की आवश्यकता थी, लेकिन इस समय अवधि में प्रतिवर्ष औसत रूप में 3 मिलियन रोजगार के अवसर ही सृजित हो पाए। इस प्रकार इस समय अवधि में प्रतिवर्ष 10 मिलियन का जॉब डेफिसिट देखने को मिलता है। तीसरा, PLFS 2019-20 पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु समूह में बेरोजगारी की दर 15% है। चौथा, PLFS 2019-20 के अनुसार भारत में स्वरोजगार का स्तर 53.5% है। स्वरोजगार का ये उच्च स्तर भी जॉबलेस ग्रोथ की तरफ इशारा करता है। इस प्रकार उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारत में जॉबलेस ग्रोथ है। भारत में किस प्रकार रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित किए जा सकते हैं? इस संदर्भ में निम्नलिखित 5 प्रकार के नीतिगत उपायों पर ध्यान दिया जा सकता है। एक में ऐसी समष्टिगत आर्थिक नीतियों को लागू करना जो देश की जीडीपी को त्वरित गति से बढ़ाती हो। दूसरा, अधिक रोजगार के अवसर देने की संभावना रखने वाले क्षेत्रों को पहचान करके उनके विकास के लिए सेक्टर स्पेसिफिक क्षेत्र विशिष्ट नीतियों को लागू करना। तीसरा, उन लोगों के लिए लक्ष्योन्मुखी आय और रोजगार के कार्यक्रम चलाना जो ग्रोथ की सामान्य प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाते हैं, जैसे कि विशेष जनजातियाँ आदि। चौथा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान दें, इससे श्रम बल की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा ग्रोथ की प्रक्रिया को अच्छी गुणवत्ता की रोजगार देने की आसानी होगी। पाँचवें, भारत के श्रम कानूनों में इस तरह से परिवर्तन किया जाना चाहिए कि उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम के अवशोषण को बढ़ावा मिले, न कि उसके बहिष्करण। इस प्रकार भारत में उपर्युक्त नीतिगत उपायों को लागू करके रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन किया जा सकता है। श्रम बाजार का अनौपचारिकरण, इनफॉर्मलाइजेशन। प्रस्तावना, श्रम बाजार के अनौपचारिकरण में संगठित और औपचारिक रोजगार धीरे धीरे असंगठित और अनौपचारिक रोजगार में बदलने लगते हैं। इसे श्रम कल्याण की दृष्टि से नहीं माना जाता। भारत की स्थिति, भारत में श्रम बाजार का अनौपचारिकरण बढ़ रहा है, विशेष रूप से आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट सिस्टमैटिक कंट्री डायग्नोस्टिक 2018 के अनुसार भारत में 1996 में संगठित विनिर्माण क्षेत्र में टेम्पोररी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की भूमिका 14% थी, जो 2011 में बढ़कर 34% हो गई। इस प्रकार इन तथ्यों से इस बात का इशारा मिलता है कि भारत में श्रम बाजार में अनौपचारिकरण का स्तर बढ़ रहा है। कारण, भारत में इस प्रक्रिया के पीछे निम्नलिखित 2 कारणों को मुख्य रूप से उत्तर माना जा सकता है। एक में भारत के जटिल श्रम कानून जो हायर एंड फायर को लेकर नियोक्ताओं को पर्याप्त लोचशील नहीं देते हैं। इनसे बचने के लिए टेम्पोररी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का प्रयोग खूब किया जाता है। दूसरा, भूमंडलीकरण में अंतर्निहित कड़ी प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए श्रम लागतों को कम करने पर ध्यान दिया जाता है और अस्थायी और संविदा कामगारों का अधिक प्रयोग किया जाता है। प्रभाव, रोजगार की गुणवत्ता कमजोर हो जाती है, कार्य की दशा अनुकूल नहीं होती है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है। तीसरा, छुट्टियों आदि के रूप में अन्य लाभ नहीं मिल पाते हैं। सामाजिक सम्मान में कमी आती है।
गिग इकोनॉमी अर्थ श्रम बाजार का एक उभरता हुआ भाग जिसमें लोग फ्रीलांस वर्कर्स के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार के रोजगार में नियोक्ता और नियुक्त जैसे पारंपरिक संबंध नहीं होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी विशेष कार्य को संपादित करता है और उसके बदले में शुल्क लेता है, जो आपस में नेगोशिएशन से कम या अधिक हो सकता है। इस प्रकार के बाजार में कार्य करने वाले लोगों को प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ऑन कॉल वर्कर्स, इंडिपेंडेंट वर्कर्स आदि नामों से संबोधित किया जाता है। बढ़ावा देने वाला कारक भारत में बढ़ता हुआ डिजिटलाइजेशन। भारत में बढ़ता हुआ डिजिटलाइजेशन। दूसरा, लोगों में आय का एकाधिक स्रोतों के निर्माण की चाहत। कार्य में लचीलता एक प्रकार का स्वरोजगार। तीसरा, नियोक्ताओं की लागत कम करने की इच्छा। चौथा, श्रम कानूनों के दायरे से बाहर। लाभ। फर्स्ट में कोई भी व्यक्ति अपने मुख्य गतिविधि को जारी रखते हुए अतिरिक्त आय अर्जित कर सकता है। दूसरा, यह स्वतंत्र और लचील फ्लेक्सिबल प्रकार का रोजगार होता है जो किसी भी वर्कर के लिए आसानी उत्पन्न करता है। हानि, यह अनौपचारिक प्रकार का रोजगार होता है तथा संबंधित लोगों को सामाजिक सुरक्षा आदि का लाभ नहीं मिल पाता है। भारत में महिलाओं की कम LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पर 100 15 से 59 वर्ष नॉन वर्किंग बट इंटरेस्टेड वर्कर। प्रस्तावना। भारत में महिलाओं की कम होती हुई LFPR एक चिंता का विषय है। यह महिला सशक्तिकरण के लिए सही नहीं है। कारण, आपूर्ति पक्ष के कारण युवा महिलाओं में शिक्षा के प्रति बढ़ती हुई अभिरुचि। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा जैसी योजनाओं का आय प्रभाव। तीसरा, कई प्रकार की सामाजिक बाधाएं तथा विभिन्न प्रकार की सामाजिक जिम्मेदारियां। मांग पक्ष के कारण, अच्छी गुणवत्ता के रोजगार के अवसरों की कमी, जेंडर बेज गैप, कृषि का बढ़ता हुआ आधुनिकीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों का धीरे धीरे कृषि से निकलना और शहरी क्षेत्रों से निर्माण कार्यों के लिए किए जाना आदि। कार्य स्थानों पर महिलाओं के से सुरक्षा संबंधी चिंताओं। भारत में रोजगार की प्रकृति। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार 53.5%, अस्थायी रोजगार कैजुअल एम्प्लॉयमेंट 22.9%, नियमित रोजगार रेगुलर एम्प्लॉयमेंट 23.6%। भारत में रोजगार का व्यावसायिक वितरण। कृषि 45.6%, उद्योग इंडस्ट्री 26.7%, सेवाएं सर्विसेज 30.7%। नोट। उपर्युक्त आंकड़े PLFS 2019-20 पर आधारित हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में पहला PLFS 2017-18 के लिए किया गया था। ये वार्षिक सर्वेक्षण होता है संपूर्ण भारत के लिए। शहरी क्षेत्रों के लिए यह तिमाही भी आयोजित किया जाता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह वार्षिक होती है। PLFS के आने से पहले 5 वर्ष के अंतराल पर बेरोजगारी के आंकड़ों का संग्रहण किया जाता था। PLFS NSO द्वारा आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं और आपके अनुसार भारत में किस प्रकार बेरोजगारी के स्तर को कम किया जा सकता है? अगला क्वेश्चन, क्या भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड है और उन कारणों का परीक्षण कीजिए जिनके चलते भारत इस स्थिति का ठीक से लाभ नहीं ले पा रहा है। क्वेश्चन, छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं और इससे किस प्रकार दूर किया जा सकता है? अगला क्वेश्चन, क्या छिपी बेरोजगारी एक संभाव्य बचत होती है? तर्क दीजिए। अगला क्वेश्चन, अल्प रोजगार से आप क्या समझते हैं? ये किस प्रकार रोजगार की गुणवत्ता को प्रभावित करता है? अगला क्वेश्चन, क्या भारत में जॉबलेस ग्रोथ है और इस संदर्भ में आप क्या प्रमाण देना चाहेंगे? भारतीय आयोजन के लिए संसाधन जुटाव। रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर इंडियन प्लानिंग। प्रस्तावना। भारत में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग का भी अंत कर दिया गया है। इसके अलावा योजनागत और गैर योजनागत सार्वजनिक खर्च के वर्गीकरण को भी समाप्त कर दिया गया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत में नियोजन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। लक्ष्य संबंधी रणनीति संसाधन। भारत में गरीबी निवारण, कुछ मानव विकास, समावेशी विकास, विश्व स्तरीय इंफ्रा का विकास, खाद्य सुरक्षा, उत्कृष्ट रक्षा प्रणाली, बेहतर आंतरिक सुरक्षा आदि लक्ष्यों को पाने के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। भारत में आर्थिक उदारीकरण लागू होने के बाद कुछ लोगों का मानना है कि राज्य द्वारा किए जाने वाले नियोजन की कोई आवश्यकता नहीं। मांग
और आपूर्ति की बाजारी शक्तियों अपने आप विभिन्न प्रकार के लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। इस संदर्भ में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा 8वें पंचवर्षीय योजना के आमुख में प्रस्तुत किया गया यह कथन महत्वपूर्ण है कि बाजार क्रय शक्ति आधारित मांग और आपूर्ति में संतुलन तो ला सकता है, लेकिन आवश्यकता और आपूर्ति में नहीं। डिमांड नीड परचेजिंग पावर टेक्नोलॉजी टेंडेंसी टू स्पेंड। उपर्युक्त के अलावा बाजार व्यक्तिगत निर्णयों की सामाजिकता की उपेक्षा करते हैं और नई सामाजिक निर्णय ले पाते हैं। उपयुक्त विश्लेषण के प्रकाश में नियोजन की आवश्यकता को समझा जा सकता है। भारत में नियोजन समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उसका स्वरूप बदला गया। भारत के नियोजन को दीर्घकालिक बनाया गया। इसके अलावा भारत के नियोजन में राज्यों को भी भागीदारी दी गई। नीति आयोग की सामान्य परिषद जनरल काउंसिल में केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी सदस्य होती है। सामान्य परिषद के सदस्य के रूप में केंद्र और राज्य सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संभावना के अंतर्गत टीम इंडिया के रूप में नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को लागू करते हैं। नीति आयोग को अनुदान आदि के रूप में संसाधन आवंटन करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि पूर्व योजना आयोग संसाधन आवंटन की शक्तियों के कारण राज्यों पर कई प्रकार के दबाव बनाकर अब नीति आयोग ऐसा नहीं कर सकता। भारत में आयोजन के नए स्वरूप को एक रेखाचित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यू स्ट्रक्चर ऑफ प्लानिंग नीति आयोग सेंटर जनरल काउंसिल स्टेट्स विजन 15 ईयर्स लॉन्ग टर्म और SDG प्लस डिफेंस प्लस इंटरनल पॉलिसी। स्ट्रेटजी में 7 ईयर मिड टर्म इम्प्लीमेंटेबल पॉलिसी। एक्शन में 3 ईयर शॉर्ट टर्म एक्शन अंडर इम्प्लीमेंटेबल पॉलिसी। एक्शन फिर स्ट्रेटजी फिर विजन। संसाधन जुटाव की रणनीति। भारत में नियोजन के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए निम्न बातों पर विचार किया जा सकता है। पहला, कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू द्वारा आय को बढ़ाना। कर की दरें वहनीय हो। यदि कर की दरें अत्यधिक ऊंची होती हैं तो लोग काम वर्क के बजाय आराम लीजर को अधिक वरीयता देंगे, जिसके कारण उनकी आय कम हो जाएगी। और ये हो सकता है कि कर की दर ऊंची होते हुए भी कर राजस्व कम हो जाए। कर प्रणाली सरल हो। दूसरा, कृषिगत आय को आयकर के दायरे में लाना चाहिए। इस संदर्भ में नॉन फार्मर्स की एक सीमा से अधिक कृषिगत आय को आयकर के दायरे में लाया जा सकता है। करों के आरोपण में छूटों और रियायतों का बड़ा जाल नहीं होना चाहिए। इनके कारण कर की प्रभावी दर कम हो जाती है और इसके अलावा आय की विषमताएं भी बढ़ती हैं। करों में छूटों और रियायतों के कारण राजस्व में होने वाली क्षति के अनुमानित मूल्य को टैक्स एक्सपेंडिचर कहते हैं। नए करों के आरोपण से कर का आधार विस्तृत किया जा सकता है। कई प्रकार के नए प्रत्यक्ष कर लाए जा सकते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस टैक्स या स्टेट ड्यूटी या डेथ टैक्स या टैक्स ऑन सक्सेशन आदि। इसमें कर की चोरी या कर की उपेक्षा टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस को नियंत्रित करना। कर प्रशासन में सुधार हो। अगला, सार्वजनिक उद्योगों में अधिशेष सरप्लस सुनिश्चित करना। इनकी कार्य प्रणाली में सुधार होना चाहिए। इनकी उत्पादन क्षमता को पूरा इस्तेमाल हो। इनके प्रबंधन में सुधार हो। इनको स्वायत्तता ऑटोनॉमी देनी चाहिए। उचित कीमत नीतियों को लागू किया जाए आदि। तीसरा, सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रयोक्ता शुल्कों यूजेज चार्जेज की वसूली। भारत में सार्वजनिक निवेश का एक बड़ा भाग सार्वजनिक सेवाओं के रूप में है, जिनके उपयोग के बदले में लोगों से पर्याप्त मात्रा में प्रयोक्ता शुल्क नहीं लिए जाते हैं।
इन सेवाओं में पेयजल, सिंचाई, बिजली, परिवहन आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन सेवाओं में प्रयोक्ता शुल्कों का निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए कि लागतों की वसूली हो जाए। हालांकि इसके कारण निर्धन लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इससे निपटने के लिए क्रॉस सब्सिडाइजेशन की रणनीति को लागू किया जा सकता है। चौथा, सरकार के आकार को छोटा करना। इस संदर्भ में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के विचार पर जोर दिया जाना चाहिए। ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अलग अलग विभागों में अतिरिक्त स्टाफ की पहचान करके उसकी पुनर्नियुक्ति की योजना बनाई जानी चाहिए ताकि नए पदों का सृजन ज़्यादा हो। सरकारी खर्च का विवेकीकरण करना। इस संदर्भ में सब्सिडीज को लक्ष्योन्मुखी बनाया जाना चाहिए। डीमेरिट सब्सिडियों को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। डीमेरिट वस्तुओं पर दी जाने वाली सब्सिडीज को डीमेरिट सब्सिडी कहते हैं। जिन वस्तुओं पर व्यक्तिगत उपभोग या उत्पादन अन्य लोगों के कल्याण पर विपरीत प्रभाव डालता हो तो उन्हें डीमेरिट वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि डीजल आदि। इस प्रकार भारत में आयोजन के लिए संसाधन जुटाने वाली एक ऐसी रणनीति का निर्माण किया जा सकता है जो उदारीकरण और निजीकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालती है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ प्रस्तावना। विकास की वह प्रक्रिया जिसमें सभी लोग जैसे कि अमीर और गरीब आदि सभी भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, अगले और पिछड़े राज्य आदि तथा सभी आर्थिक क्षेत्र जैसे कि कृषि, उद्योग, सेवाएं आदि उचित भागीदारी करते हो तो इसे समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी विकास न केवल समाज में समावेशिता इंक्लूसिवनेस लाता है बल्कि विकास में धारणीयता सस्टेनेबिलिटी की सुनिश्चित करती है। यह ध्यान देने योग्य है कि यदि विकास समावेशी नहीं होता है तो उसे लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता, अर्थात उसमें धारणीयता का गुण नहीं रह पाएगा। इसका कारण ये होता है कि अमीर लोगों की उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम न केवल कम होती है बल्कि अमीरी की बढ़ने के साथ और कम होती चली जाती है। यदि किसी व्यक्ति की आय को एक इकाई अर्थात भारतीय संदर्भ 1 रुपये से बदला जाए तो उसके कारण भोग में होने वाले परिवर्तन को एमपीसी कहते हैं। IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक अप्रैल 2016 में निम्न महत्वपूर्ण अनुसंधान का प्रकाशन किया गया। यदि किसी राष्ट्र की टॉप 20% जनसंख्या को 1% अतिरिक्त आय दी जाती है तो उसे देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट 0.08 बिंदुओं से कम हो जाती है। इसी प्रकार यदि किसी राष्ट्र के बॉटम 20% जनसंख्या को 1% अतिरिक्त आय दी जाती है तो उस देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट 0.38 पॉइंट से बढ़ जाती है। OECD द्वारा 2014 में निम्न महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया। पॉलिसीज दैट हेल्प टू लिमिट और रिवर्स inequalities not only make societies less unfair but also wealthier। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले समावेशी विकास के लक्ष्य को लागू किया गया था। वर्तमान में यह SDG 8 के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या भारत में विकास समावेशी नहीं है? भारत में विकास की प्रक्रिया समावेशी नहीं है, यह उत्तरोत्तर अपवर्जी एक्सक्लूशनरी होती है जा रही है। इस संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार किया जा सकता है। एक में वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब पेरिस द्वारा भारत के लिए निम्न महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। एक में भारत की टॉप 10% जनसंख्या भारत की राष्ट्रीय आय में 57% की भागीदारी करती है। दूसरा, भारत की टॉप 1% जनसंख्या भारत की राष्ट्रीय आय में 22% की भागीदारी करती है। तीसरा, भारत की टॉप 10% जनसंख्या की वार्षिक औसत आय ₹11,66,520 है, जबकि भारत की बॉटम 50% जनसंख्या की औसत वार्षिक आय मात्र 53,610 है।
दूसरा, ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2018 क्रेडिट स्विस के द्वारा भारत के संपत्ति वितरण के बारे में निम्न महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकाशन किया गया है। भारत की टॉप 1% जनसंख्या के पास भारत की कुल संपत्ति का 51.5% भाग है। भारत की बॉटम 60% जनसंख्या के पास भारत की कुल संपत्ति का मात्र 4.7% भाग है। तीसरा, सितंबर 2021 में ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 77वां चक्र के आंकड़ों का प्रकाशन किया गया था और इनसे निम्न महत्वपूर्ण तथ्यों का पता लगता है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसेट्स अर्बन एज ऑन 30 तारीख 6 महीने 2018। टॉप 10% 15,35,000 और बॉटम 10% ₹2,000 करोड़। एवरेज वैल्यू ऑफ एसेट्स रूरल एज ऑन 30 तारीख 6 महीने 2018। टॉप 10% 81,17,000 और बॉटम 10% ₹3,000। तीसरा, एवरेज वैल्यू ऑफ एसेट पर हाउस होल्ड एज ऑन 30 तारीख 6 महीने 2018। रूरल 15,92,000 और अर्बन 27,17,000। गिनी कोफिशिएंट एसेट रूरल में 0.65, अर्बन में 0.678। नोट, गिनी गुणांक का मूल्य 0 से 1 के बीच में होता है, हालांकि कई बार इसे 100 से गुना कर दिया जाता है। यदि इसका मूल्य बढ़ता है तो इससे बढ़ती हुई विषमताओं का पता लगता है। गिनी गुणांक में जनसंख्या 20%, 40%, 60%, 80%, 95% और आय का संख्यात्मक प्रतिशत में 10%, 20%, 40, 60, 80। फ्रॉम पुअर टू लाइन ऑफ इक्वलिटी आइडियल है वितरण में। यहाँ पे लॉरेंज कर्व वास्तविक वितरण रेखा। ये कम विषमता के कारण ये बीच में ज़्यादा विषमता दिखाता है। लॉरेंज कर्व गिनी गुणांक समता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्र ए बट्टा समता रेखा का नीचे का क्षेत्र a+b अथवा गिनी गुणांक बराबर a बट्टा a+b। एवरेज वैल्यू ऑफ एसेट पर हाउस होल्ड एज ऑन 30 तारीख 6 महीने 2018। रूरल 15,92,000 और अर्बन 27,17,000। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारत में समावेशी विकास नहीं है। भारत में किस प्रकार समावेशी विकास लाया जा सकता है? पहला, भारत में समावेशी विकास लाने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है। एक में सभी लोगों के लिए अवसरों की समानता सुनिश्चित करना। दूसरा, सभी लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच का विस्तार करना। तीसरा, सभी लोगों के लिए वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करना। चौथा, ऐसी राजकोषीय नीति को लागू करना जो निम्नलिखित 2 गुण रखती है। पहला, प्रगतिशील कर प्रणाली प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ऊंचे सामाजिक खर्च, कर की दर, इधर आय का स्तर। कर की दर में प्रगतिशील कर प्रणाली समतामूलक आय की दर बढ़ने से कर की दर बढ़ती है। प्रतिगामी कर प्रणाली रिग्रेसिव विषमतामूलक आय बढ़ने से कर की दर कम होती है। आय का स्तर, ये सारे टैक्स 30% है। 2.5 लाख 20%। समानुपाती प्रोपोर्शनल इनकम, कितनी भी टैक्स एक समान लगेगा। तथा अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता कम करना और प्रत्यक्ष करों का अधिक प्रयोग करना। उपरोक्त के अलावा निम्न बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। गरीबी निवारण की एक व्यापक रणनीति को लागू करना जो लोगों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। लोगों की कुशलता के विकास पर ध्यान देना। त्वरित कृषि विकास को सुनिश्चित करना। नॉन फार्म एक्टिविटीज़, गैर कृषि गतिविधियों के विकास पर ध्यान देना। ग्रामीण इंफ्रा के विकास पर ध्यान देना। पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज इन रूरल इंडिया पर जोर देना। पिछड़े राज्यों में निवेश को प्रोत्साहित करना। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूह के विकास और सशक्तिकरण पर ध्यान देना।
नौवीं जेंडर बैलेंसिंग की नीतियों को लागू करना आदि। इस प्रकार भारत में समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त रणनीति का निर्माण किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी प्रस्तावना समस्त जनसंख्या के लिए सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक भोजन तक भौतिक और आर्थिक रूप से पहुंच को दीर्घकालिक रूप से सुनिश्चित करना खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा के उपर्युक्त तर्क को ध्यान में रखते हुए किसी से जुड़ी आवश्यक बातों को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। एक में भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति न केवल सक्रिय बल्कि स्वस्थ जीवन जी सके। दूसरा, आवश्यक भोजन तक लोगों की भौतिक पहुंच जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आवश्यक भोजन तक लोगों की आर्थिक पहुंच होती है, अर्थात लोगों के पास आवश्यक भोजन के लिए पर्याप्त क्रय शक्ति होती है, लेकिन उन्हें भौतिक रूप से इसे प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। विशेष रूप से अकाल, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, प्राकृतिक आपदाएं आदि के समय। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार भुखमरी आदि की समाप्ति के लिए केवल इनकम ट्रांसफर, आय हस्तांतरण उचित नहीं है। तीसरा, आवश्यक भोजन तक सभी लोगों की आर्थिक पहुंच भी होनी चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि आवश्यक भोजन की कोई कमी न हो, वो भौतिक रूप से उपलब्ध हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी लोगों की उस भोजन तक आर्थिक पहुंच हो, अर्थात लोगों के पास आवश्यक भोजन खरीदने की क्रय शक्ति नहीं भी हो सकती। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान में न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर खाद्यान्नों का उत्पादन आवश्यकता से अधिक है, लेकिन दुनिया में कई लोग भुखमरी से पीड़ित है। भारत में भुखमरी से पीड़ित दुनिया की सर्वाधिक आबादी निवास करती है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार भुखमरी के हर मामलों के पीछे कम उत्पादन को उत्तरदायी समझना नीति निर्माताओं की ओर से एक घोर अन्यायपूर्ण मान्यता हो। चौथा, खाद्य सुरक्षा सभी लोगों के लिए होती है। इसमें चयनात्मक दृष्टिकोण, सेलेक्टिव अप्रोच की कोई गुंजाइश नहीं होती है। खाद्य सुरक्षा एक राष्ट्रीय समस्या है। पाँचवें, खाद्य सुरक्षा दीर्घकालिक रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए, अर्थात हर समय लोगों के लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध होना चाहिए। क्या भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति गंभीर है? भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति काफ़ी गंभीर है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत में कई लोग खाद्य सुरक्षा जैसे मौलिक मानव अधिकार से वंचित। भारत की खाद्य सुरक्षा की गंभीर स्थिति को समझने के लिए निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 का भारत के लिए मूल्य 27.5 100 में से पाया गया और यह मूल्य खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण में सीरियस 20 से 34.9 वर्गीकरण में आता है। भारत के जीएचआई 2021 का मूल्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी अधिक है। ये भारत की विकास प्रक्रिया पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। नोट: जीएचआई निकालने के लिए निम्नलिखित 4 मानकों का प्रयोग किया जाता है। एक में परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, कुपोषण से पीड़ित का प्रतिशत। दूसरा, परसेंटेज ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन अंडर 5। तीसरा, परसेंटेज ऑफ वेस्टेड चिल्ड्रन अंडर 5। चौथा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। जीएचआई के मूल्य निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं। में लो हंगर 0 से 9.9, मॉडरेट 10 से 19.9, सीरियस 20 से 34.9। इंडिया में सीरियस है। चौथा, एलार्मिंग 35 से 49.9। पाँचवा, एक्सट्रीमली अलार्मिंग हंगर 50 से 100। दूसरा, NFHS 5 2019-21 के निम्न आंकड़ों महत्वपूर्ण है। 5 वर्ष की आयु समूह में 33.5% बच्चे कम लंबाई के हैं। NFHS 4 के अनुसार यह प्रतिशत 38.4 था। 2015-16 के लिए इस प्रकार स्टैंडर्ड बच्चे का अनुपात कम हुआ है। दूसरा, 15 वर्ष की आयु समूह से कम वजन के बच्चों 5 वर्ष की आयु समूह से कम वजन के बच्चों वेस्टेड चिल्ड्रन का अनुपात 19.3 है। NFHS 4 2015-16 में यह अनुपात 21% था। 15 से 49 वर्ष की आयु समूह में कम पोषण से प्रभावित महिलाओं का अनुपात 18.7% है। NFHS 47 NFHS 4 2015-16 में यह अनुपात 22.9% था। चौथा, 15 से 49 वर्ष की आयु समूह में
कम पोषण से प्रभावित पुरुषों का अनुपात 16.2% है। NFHS 4 2015-16 में यह अनुपात 20.2% था। भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु समूह में अधिक की महिलाओं का अनुपात 24% है। NFHS 4 में यह अनुपात 20.6 था। 15 से 49 वर्ष की आयु समूह में अधिक वजन वाले पुरुषों का अनुपात 22.9% है। NFHS 4 में यह अनुपात 18.9% था। 5 वर्ष की आयु समूह में 67.1% बच्चे रक्त की कमी से पीड़ित हैं। NFHS 4 में यह अनुपात 58.6% था। 58.6। 15 से 49 अगला 15 से 49 वर्ष की आयु समूह में 57% महिलाएं रक्त की कमी से पीड़ित हैं। NFHS 4 में यह अनुपात 56.3% था। 15 से 49 वर्ष की आयु समूह के 25% पुरुष रक्त की कमी से पीड़ित हैं। NFHS 4 में यह अनुपात 22.7% पाया गया। इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति काफ़ी गंभीर है। वर्तमान में फूड इन्फ्लेशन, विशेष रूप से प्रोटीन इन्फ्लेशन में इस स्थिति को काफ़ी गंभीर बना रहे हैं। कोरोना के कारण भविष्य में यह स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में स्वराज्य अभियान नामक NGO द्वारा किए गए अनुसंधानों से ये पता लगता है कि लोग महंगाई के कारण दालों के स्थान पर नमक और मसालों का अधिक प्रयोग करते हैं। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट प्रस्तावना संविधान के अनुच्छेद 37 को वास्तविक रूप में क्रियान्वित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में NFSA को लागू किया गया और यह भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक भागीरथी कदम है। अन्य बातों के अलावा इस अधिनियम की एक मुख्य विशेषता राइट्स बेस्ड अप्रोच अधिकार आधारित दृष्टिकोण है, जिसके अंतर्गत यह लाभार्थी परिवारों को खाद्य सुरक्षा एक कानूनी अधिकार के रूप में उपलब्ध करवाता है। कुछ मुख्य विशेषताएं: एक में यह ग्रामीण क्षेत्रों की 75% और शहरी क्षेत्रों की 50% जनसंख्या को लक्ष्य बनाता है। दूसरा, इस एक्ट में लाभार्थी परिवारों को निम्न 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला, अंत्योदय परिवार। अंत्योदय अन्न योजना से जुड़े परिवार। दूसरा, प्राथमिक परिवार। इनकी पहचान राज्य सरकार करती है। तीसरा, अंत्योदय परिवार को 35 kg अनाज प्रति माह प्रति परिवार में आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है। प्राथमिक परिवारों को 5 kg प्रति व्यक्ति प्रति माह के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है। चौथा, अनाज की कीमत दोनों परिवारों के लिए एक समान रूप से निम्न प्रकार लगाई जाती है। में चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो, मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो। खाद्य सुरक्षा को अधिकार के रूप में सुनिश्चित करने के लिए इसमें निम्न मुख्य प्रावधान किए गए हैं। वे समय पर खाद्यान्न नहीं मिलने पर संबंधित लोगों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाए। दूसरा, लोगों के शिकायत के निवारण के लिए जिला शिकायत निवारण अधिकारी क्षेत्र अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग का स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। यदि कोई कर्मचारी खाद्य सुरक्षा के मामलों में लापरवाही करता है तो उसके वेतन में से कटौतियाँ की जा सकती हैं। छठा, स्थानीय स्तर पर निगरानी रखने के लिए पंचायती राज संस्थाओं PRIs के सदस्य से युक्त सतर्कता समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। आलोचनात्मक मूल्यांकन। NFSA खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक गंभीर प्रयास को प्रदर्शित करता है, लेकिन इसके बावजूद निम्न बिंदुओं की अनदेखी नहीं की जा सकती है। यह एक खाद्य सुरक्षा नहीं मिलने की स्थिति में मदिक हर जाने की बात करता है, लेकिन मुद्रा भोजन का पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं कर सकती है, विशेष रूप से अकाल आदि के समय। दूसरा, यह एक सीरियल सेंट्रिक अनाज केंद्रित दृष्टिकोण को लागू करता है। इसमें दालों आदि के बारे में कोई बात नहीं की गई। तीसरा, ICMR के अनुसार एक स्वस्थ परिवार को प्रति माह 55 kg अनाज की आवश्यकता होती है, लेकिन इस एक्ट में प्रति परिवार प्रति माह अधिक से अधिक 35 kg अनाज का प्रावधान किया गया है। चौथा, WTO स्तर पर पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स खाद्यान्नों का सार्वजनिक भंडारण का मुद्दा अस्थायी रूप से हल नहीं हुआ है। भारत को केवल अस्थायी रूप का कृषि सब्सिडीज का
10% की सीमा को लांघने का छूट दी गई है। 5 में भारत में राजकोषीय घाटे का स्तर काफ़ी उच्च है, जिसका एक बड़ा कारण खाद्य सब्सिडियां हैं। और इस प्रकार उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस एक्ट के सही क्रियान्वयन के समक्ष कई प्रकार की व्यवहारिक समस्याएं। इसके अलावा इस एक्ट में कुछ मौलिक कमियां हैं जिन्हें दूर करने के लिए आवश्यक रणनीति और कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रस्तावना नवाचार विकास का आधार होता है। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य बातों के अलावा यह आवश्यक है कि नवाचारियों के समान वाणिज्यिक अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा हो। आईपीआर में इसी दर्शन को ध्यान में रखा जाता है। शुम्पीटर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन डब्ल्यूटीओ की ट्रिप्स व्यवस्था ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ की ट्रिप्स व्यवस्था दुनिया की सबसे व्यापक और सशक्त आईसीआर प्रणाली है, जिसका भारत भी सदस्य है। इस व्यवस्था को 1994 में अंतिम रूप दिया गया है। इसमें निम्नलिखित 7 प्रकार के विषय सम्मिलित किए गए हैं। फर्स्ट में ट्रेडमार्क, ये व्यावसायिक पहचान को प्रदर्शित करने वाले फिगर, लोगोज, नेम्स आदि होते हैं। इनका पंजीकरण 10 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन इनका नवीनीकरण करवाया जाता है। कॉपीराइट दूसरा कॉपीराइट, इनके माध्यम से साहित्य, कला, संगीत आदि क्षेत्रों में होने वाले नवाचार को सुरक्षित किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग आदि से कॉपीराइट के माध्यम से सुरक्षित किए जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में कॉपीराइट की अवधि लेखक के जीवन पर्यंत और उसकी मृत्यु पर्यंत 50 वर्ष की समयावधि के लिए होती है। भारत में मृत्यु उपरांत 60 वर्ष की अवधि होती है। इंडस्ट्रियल डिजाइन, जिसके अंतर्गत औद्योगिक वस्तुओं, कार आदि की नई डिजाइन्स को सुरक्षित किया जाता है। यह 10 वर्ष के लिए पंजीकृत होते हैं। भारत में यह अवधि 15 वर्ष के लिए हो सकती है। चौथा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसके अंतर्गत आईसीएस के लेआउट मैप को सुरक्षित किया जाता है। आईसीएस इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन आदि सेमी कंडक्टर से बने चिप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को छोटा कर देते हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी के प्रचारक होते हैं। इनका पंजीकरण 10 वर्षों के लिए किया जा सकता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, ये भौगोलिक नाम या किसी विशेष भूगोल की ओर इशारा करने वाले नाम होते हैं तथा किसी वस्तु के विशेष गुणों अथवा गुणवत्ता का प्रदर्शन करते हैं। जीआई के अंतर्गत उपर्युक्त प्रकार के नामों का संरक्षण उन लोगों के लिए कर दिया जाता है जो संबंधित भूगोल से जुड़े होते हैं। अन्य क्षेत्रों के लोग या कंपनियां वाणिज्यिक दोहन के लिए इन नामों का प्रयोग नहीं कर सकते। इन्हें 10 वर्ष के लिए पंजीकृत किया जाता है, लेकिन इनका नवीनीकरण करवाया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि डब्ल्यूटीओ की ट्रिप्स व्यवस्था में केवल वाइन और स्पाइरिट को ही जीआई का संरक्षण दिया गया है। भारत और अन्य राष्ट्र W52 स्पॉन्सर्स समूह के माध्यम से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जीआई के संरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। ट्रेड सीक्रेट, इनके अंतर्गत वाणिज्यिक महत्व वाली सूचनाओं को सुरक्षित किया जाता है, जैसे कि कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक, ग्राहकों की सूची, व्यावसायिक आंकड़े, बिजनेस डाटा आदि। 7वें पेटेंट, इसमें औद्योगिक अथवा भौतिक इस्तेमाल से जुड़ी नई वस्तुओं का संरक्षण किया जाता है। पेटेंट 20 वर्ष की समयावधि के लिए दिए जाते हैं। सिग्निफिकेंट चेंज के बात को छोड़कर इनका नवीनीकरण नहीं करवाया जाता। भारत और ट्रिप्स व्यवस्था, डब्ल्यूटीओ की ट्रिप्स व्यवस्था को 1994 में अंतिम रूप दिया गया था। अंतिम रूप देने के समय में भारत की घरेलू आईसीआर प्रणाली पेटेंट को लेकर निम्नलिखित 2 संदर्भों में ट्रिप्स माइनस की स्थिति में भी
ट्रिप्स के अनुसार सभी पेटेंट्स की अवधि 20 वर्ष होनी चाहिए। जबकि भारत में यह अलग अलग वस्तुओं को लेकर साथ में 14 वर्ष तक की। दूसरा, ट्रिप्स के अनुसार सभी वस्तुओं पर उत्पाद पेटेंट प्रणाली प्रोडक्ट पेटेंट सिस्टम को लागू किया जाना चाहिए। जबकि भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के सेक्शन 5 में निम्नलिखित 3 वस्तुओं के लिए प्रक्रिया पर चयन प्रणाली प्रावधान का। पहला, दवा, रासायनिक और भौतिक। दूसरा, खाद्य वस्तु। पेटेंट 2 प्रकार के होते हैं, उत्पाद पेटेंट और प्रक्रिया पेटेंट। प्रक्रिया पेटेंट में किसी नई वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया का पेटेंट होता है, न कि वस्तु का। ऐसी स्थिति में कोई अन्य व्यक्ति या कंपनी प्रक्रिया में फेरबदल करती है समान कार्य को संपादित करने वाली वस्तु का निर्माण कर सकती है। उपर्युक्त के विपरीत उत्पाद पेटेंट प्रणाली में प्रक्रिया और उत्पाद दोनों का पेटेंट हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रक्रिया में फेरबदल करके समान कार्य को संपादित करने वाली तथा कथित रूप से किसी अन्य वस्तु का निर्माण नहीं किया जा सकता है। वीपो। वीपो में वर्ल्ड इकोनॉमिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक में उत्पाद पेटेंट प्रणाली अधिक सुरक्षित होती है। भारत को ट्रिप्स माइनस से ट्रिप्स मिनिमम की अवस्था में आने के लिए 10 वर्ष का समय दिया गया है, जो 31 दिसंबर 2004 से समाप्त हो गया। भारत के द्वारा वर्ष 2002 में सभी पेटेंटों की अवधि को 20 वर्ष कर दिया गया तथा 1 जनवरी 2005 से तीनों वस्तुओं दवा, रसायन और खाद्य वस्तुओं के लिए उत्पाद पेटेंट व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। और इस प्रकार भारत 1 जनवरी 2005 से ट्रिप्स मिनिमम अवस्था में है, जो कि WTO सदस्यता की एक अनिवार्य शर्त होती है। ट्रिप्स का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ट्रिप्स के प्रावधानों को लागू करते समय भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर कई प्रकार की आशंका भी व्यक्त की जा रही थी, जिस संदर्भ में निम्न बिंदु महत्वपूर्ण है। पहला, यह कहा जा रहा था कि ट्रिप्स के लागू होने से विदेशी फार्मा कंपनियों को अधिक लाभ होगा, क्योंकि वे R&D पर अधिक खर्च करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि विदेशी दवा कंपनी अपने टर्नओवर का लगभग 15% R&D पर खर्च करती है, जबकि भारतीय दवा कंपनियां अपने टर्नओवर का केवल 2% भाग ही R&D पर खर्च करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि मेल बॉक्स में नई व्यवस्था के अनुसार जमा कराए गए पेटेंट आवेदन पत्रों में 80% है। नवाचार विकास का आधार होता है। बाय साल्ट पीटर।